हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर 4 होने वाला है। इसके पीछे हम 3 मॉडल टेस्ट पेपर करा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में यानी कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और उस तीनों मॉडल टेस्ट पेपर को आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें टोटल आप लोगों को बता दें कि 50 प्रश्न होने वाला है इस मॉडल टेस्ट पेपर में। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें जीके जीएस होने वाला है, कंप्यूटर होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है और मैथ होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा और अपना भी आंसर देते रहिए ताकि आप लोग अपना जांच कर सके। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा, बाकी अपना सिलेबस करते रहिए बिहार जीविका के अकॉर्डिंग, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसे बस प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग पूरा वीडियोज़ को देखिएगा, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर के बेस पर हम क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब बिना देरी के प्रश्न 1 को देखते हैं और आप लोग मेरे साथ आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? बताइए आप लोग। ऑप्शन को पढ़ के आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मैं 5 सेकंड का आंसर समय दे रहा हूँ, आप लोग अपना आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा क्या, हर घर जल योजना था क्या जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी हुई। तो ऑप्शन आप लोग इसका सी करेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट होने वाला है। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्नों को देखिए। क्या है क्वेश्चन है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? बताइए आप लोग। ऑप्शन को रीड कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था किसे? नारगेस मोहम्मदी को। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका करेक्ट करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। तो आप लोग ऑप्शन सी इसका करेक्ट कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें जीके और जीविका से भी संबंधित और कंप्यूटर मैथ रीजनिंग से। तो आप लोग वीडियो के पूरा अंतिम तक देखिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। क्वेश्चन अब 4 देखते हैं। क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ते रहिए और डायरेक्टली आंसर दीजिएगा। हम इसका डायरेक्टली आंसर बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ऑप्शन 4 का आप लोग दीजिए जल्दी से, क्या होने वाला है? तो बिहार का राजकीय पक्षी हो क्या है? गौरैया चिरई। तो आप लोग ऑप्शन इसका बी करेक्ट कीजिएगा। क्या? गौरैया चिरई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है 5 नंबर प्रश्न, इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन है, 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? बताइए आप लोग। कोविंद जी थे कि द्रौपदी मुर्मू है कि वेंकैया नायडू की अमित शाह? तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि द्रौपदी मुर्मू है अभी भी वर्तमान में। तो आप लोग ऑप्शन इसका बी करेक्ट करिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आप लोग कमेंट में कुछ करना चाहते हैं, यानी कि कमेंट करते रहिए क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब 6 नंबर प्रश्न। क्या है, पहला 3 गोलमेज सम्मेलन यानी कि पहला 3 गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कमेंट में हम पूछ रहे हैं उसको बताइएगा। तो यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है। बाकी हम इसका बता रहे हैं कि कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग इसका बताइएगा लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। और बता दें दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने शामिल हुए थे। तो ऑप्शन आप लोग इसका तो क्वेश्चन के हिसाब से ए दीजिएगा, बाकी हमने जो पूछा है आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है, गंगा नदी किस देश से निकलती है? बताइए आप लोग। गंगा कहाँ से यानी कि किस देश से निकलती है, यही आप लोगों को आंसर में देना है। बताइए नेपाल से निकलती है कि भारत से कि तिब्बत से कि भूटान से? तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो आप लोग ऑप्शन
इसका क्या राइट कीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट करते कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे साथ आंसर दे रहे हैं, अगर मिलाते रहिए कि आप लोग का कितना आंसर यानी कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। हम डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन को बताने में ज़्यादा समय ना लगे, आप लोग का रिवीजन भी हो सके मेरे साथ। क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुई। आप लोगों को बताना है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, यानी कि किस अधिनियम यानी कि किस एक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ के आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, 8 नंबर का प्रश्न का आंसर होने वाला है 1919 के एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो आप लोग ऑप्शन इसका बी करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति किस फसल से सबसे अधिक जुड़ी थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, आप लोग बताइएगा कि 1966 से 67 के बीच हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत का जनक मतलब भारत में किसे कहा जाता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। बाकी ये इसका आंसर होने वाला है क्या, गेहूं से संबंधित सबसे अधिक फसल, जो कि पंजाब से शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार विधानसभा परिषद कितने सदस्यों का होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़िएगा, क्या होगा, 50 होगा कि 72 होगा कि 75 कि 80। जल्दी से बताइए, बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं, मेंबर की संख्या बताना है। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है क्या, 75। आप लोग ऑप्शन सी इसका करेक्ट कीजिएगा, जो कि बिहार विधानसभा यानी कि परिषद में सदस्यों की संख्या होती है 75। आप लोग ऑप्शन सी उसका सही किए होंगे। अब चलते हैं 11 नंबर देखते हैं क्या है। 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहाँ से निकलती है। अब यहाँ से जीएस का प्रश्न आ चुका, तो आप लोग इसे अच्छा से रीड करके तब आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों को क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह कहाँ से निकलता है, बताइए। लीवर से कि पैनक्रियाज से कि किडनी से कि फेफड़ा से। जल्दी से आंसर देने की ट्राई कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है क्या, पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन यानी कि निकलता है। तो आप लोग ऑप्शन बी इसका करेक्ट कीजिएगा। चलते हैं अब आगे, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। 12 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनती है, यानी कि ओजोन परत का आप लोगों का मान लीजिए एक तौर पे फार्मूला ही होता है, तो वहीं आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है क्या, आप लोग कहिएगा O3 होता है ओजोन परत का, यानी कि सूत्र आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ऑप्शन इसका बी आप लोग सही कीजिएगा। चलते हैं अब अगला 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। 13 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका माप है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताना है। आप लोग ऑप्शन दीजिए जल्दी से, इसका क्या सही होने वाला है बताइए। समय का होता है कि दूरी का कि गति का कि ऊर्जा का। 13 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा कि क्या होगा। तो देखिए प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। तो आप लोग ऑप्शन बी इसका सही आंसर दीजिएगा, क्या, दूरी का। चलते हैं अब 14 नंबर प्रश्न को आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या होगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी कि आप लोगों को बताना है मनुष्य का बीपी सामान्यतः कितना होता है, यही आप लोगों को बताना है। तो देखिए सामान्यतः रक्तचाप होता है 120 से 80 mm Hg। तो आप लोग ऑप्शन ए इसका करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसको पढ़िएगा, डीएनए की संरचना किसने बताई थी, बताइए आप लोग 15 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए डीएनए की संरचना बताई थी वाटसन और क्रिक ने। तो ऑप्शन आप लोग इसका बी करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आप लोगों का अब रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है, तो इसे आप लोग अच्छा से सॉल्व करके तब आंसर दीजिएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये सीरीज का यानी कि श्रृंखला है, और आप लोगों को वाट की जगह पे यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर बताना है। क्वेश्चन है 2, 6,
12 और 20, इसके आगे है वाट। वाट की जगह पे आप लोगों को आंसर देना है कि क्या होगा वाट की जगह पर, यानी कि श्रृंखला में जो यहाँ पे है वाट क्वेश्चन मार्क, इसी के जगह पे आप लोगों को बताना है। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। 2 में क्या ऐड करें कि 6 बन जाए, ऐड करते हैं चाहे गुणा करें, आप लोग ऐसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे 2 में अगर 4 ऐड करते हैं तो 6 बन गया। अब आगे देखते हैं, 6 में अगर प्लस 6 ऐड करेंगे तो 12 बन गया, और 12 में प्लस का 8 आप लोग ऐड कीजिएगा तो 20 बन जाएगा। तो अब डबल इसमें देखते हैं करके मेथड को, यानी कि एक और सीरीज बैठाते हैं कि क्या होगा। इसमें देखते हैं कि 2 प्लस ऐड करेंगे तो 6 होगा, और यहाँ पे 2 प्लस ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस का 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। आप लोगों को पता चल गया। अब 20 में क्या ऐड करना है कि वाट की जगह पे आंसर मिल जाए। तो आप लोग कहिएगा 20 और 10 को ऐड करेंगे तो हम लोगों का मिलकर आंसर क्या आ जाएगा, 30 आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन आप लोगों को क्या दिख रहा है, बी। आप लोग बी इसका सही आंसर कीजिएगा, जो कि 30 होने वाला है, राइट। आगे चलते हैं। अब रीजनिंग का प्रश्न है तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ के अच्छा से। अब 18 देखते हैं, जो कि रिलेशन से समझ लीजिए। रिलेशन तो ना है, इसको बोलते हैं एनालॉगी। आप लोग संबंध बताना है, यानी कि भाई से संबंध है बहन, वैसे ही बेटा का संबंध बताना है किससे होगा। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, पिता से होगा कि पुत्री या बेटी या दामाद। तो जैसे आप लोग भाई का संबंध बहन से बताएं, वैसे ही बेटा का संबंध आप लोग क्या बताइएगा, तो आप लोग कहिएगा बेटी। ठीक है, आप लोग दीजिएगा इसका आंसर बेटी। तो आप लोग ऑप्शन सी इसका करेक्ट करने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 19 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश बोला, यह मेरे पिता के इकलौते बेटी की पत्नी है। वह महिला रमेश की क्या लगती है। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर बहुत ही अच्छा है, जो कि ब्लड रिलेशन से प्रश्न है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर कीजिएगा मेरे से पहले। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं किसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश बोलता है, तो रमेश क्या बोलता है, यह मेरे पिता की। तो सबसे पहले एक रमेश को ड्रॉ करते हैं, रमेश को आर से, और ये है मेल, तो मेल को प्लस से ऐड कीजिएगा, हो गया। अब कह क्या रहा है, यह मेरे, यानी कि रमेश के पिता, मेरे पिता बोल रहा है ना। यहाँ पे देखिए पिता के इकलौते इकलौते बेटी, तो पिता मान लीजिए यहाँ पे रमेश का एक पिता है। ओके, अब देखिए इसके आगे क्या बोल रहा है। इसके आगे है इकलौते बेटे, यानी कि जो इसका पिता है वह रमेश, रमेश ही इकलौता बेटा है। और इसकी बोल रहा है कि बेटे की पत्नी, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, हम मार्क कर रहे हैं बेटे की पत्नी, यानी कि रमेश का ही पत्नी है, पत्नी है, यानी कि वाइफ आप लोग डब्लू से डिनोट कर रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। और महिला को कभी भी माइनस से डिनोट कीजिएगा, ये आप लोग समझ लीजिए। हो गया, अच्छा से थोड़ा सा हम लिख दें जिससे आप लोगों को समझ में आए। इसको माइनस से कर दीजिएगा। अब पूछ रहा है क्या, महिला, इसी को इशारा करते हुए बताया था, महिला रमेश की क्या लगेगी। तो ये जो महिला है ये रमेश की क्या लगेगी। तो रमेश की नज़रों से आप लोग देखिए कि ये महिला क्या लगेगी। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये वाइफ लगने वाली है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन बी इसका करेक्ट कीजिएगा, जो कि पत्नी होगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। क्या है, अगर 2 का संबंध, यानी कि 2 बराबर 6, 3 बराबर 12, 4 बराबर 20, तो 5 बराबर क्या होगा। तो आप लोग ऐसे ही रिलेशन को आप लोग इसमें भी कीजिएगा कि कैसे इसको किया है। तो देखिए 2 में क्या करें कि 6 हो जाएगा, आप लोग कहिएगा। यहाँ पे 2 में आप लोग 3 से गुणा कीजिएगा तो 6 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 में क्या करें कि 12 बन जाए, तो आप कहिएगा कि 4 से गुणा कर दीजिए,
4 में क्या करें कि 20 बन जाए, तो आप बताइएगा कि 5 से गुणा कर दीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये कि जो अंक दिया है उससे एक बढ़ाकर गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए 3 है, इससे एक बढ़ा रहे हैं यानी कि 4 हो जा रहा है और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे कहिएगा कि 4 है तो एक बढ़ा कर गुणा करेंगे तो मिल जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि 5 है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो 5 छः का कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा 30 होता है। यही होने वाला है वाट की जगह पर आंसर। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो ऑप्शन इसका बी राइट कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, एक वस्तु 500 रुपया में खरीदा और 600 रुपया में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा सॉल्व करके। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है 500 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और इसे बेचता है 600 में। तो क्वेश्चन कह के आ रहा है उसको हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले एक वस्तु का यानी कि क्रय मूल्य आप लोग खरीदते हैं तो क्रय मूल्य मानिएगा, सीपी बोलते हैं, सेल कॉस्ट प्राइस 500 रुपया है और बेच रहे हैं। अब आप लोग इसी को बेच रहे हैं कितना में, यानी कि सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, विक्रय मूल्य बोलते हैं, आप लोग पता होगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है यानी कि 600 में आप लोग बेच रहे हैं। तो यही पूछा है आप लोगों का लाभ कितना होने वाला है, परसेंटेज में निकाल देना है। तो 500 में आप लोग खरीदे हैं और बेच कितना में रहे हैं, 600 में। आप लोगों को कितना का प्रॉफिट हुआ, आप बताइएगा कि 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कभी भी आप लोग को एक बता रहा हूँ मेथड, आप लोग उसी को याद रखिएगा। कभी भी प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे निकालिएगा, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 500। यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं। तो आप लोगों को अभी बताया हूँ कि सीपी पे हमेशा परसेंटेज निकलता है, कोई भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो नीचे लिख देंगे 500 और आप लोगों को परसेंटेज में निकालने के लिए पता होगा कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 से 5 मर्त में जाएगा और 5 से 100 20 मर्त में, यानी कि 20 हो गया इसका प्रॉफिट परसेंट। आप लोगों का आंसर मिल चुका होगा और समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। इस शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, बिना फार्मूला के याद हो जाएगा आप लोगों को, और बिना फार्मूला के इसको सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। बस आप लोगों को याद रखना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे निकालेंगे परसेंटेज, सीपी पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे। समझ में आ चुका होगा दोस्तों आप लोगों को। 21 नंबर प्रश्न ऐसे ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बिना फार्मूला के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है 15% ऑफ 240। अब देखते हैं, यानी कि हिंदी में हो जाएगा 240 का 15% कितना होगा, यानी कि वाट आप लोगों को बताना है। तो आप लोग सॉल्व कर दिए होंगे मेरे से पहले, ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। का मतलब होता है गुणा और परसेंटेज का मतलब होता है चेंज करेंगे तो 1/100 से। जब भी परसेंटेज आप लोग चेंज करते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे अच्छा से 100। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कैसे आप सॉल्व करेंगे। कट कर दीजिए यहाँ पे और सॉल्व कर दीजिए। 5 से 3 मर्त में और ये 2 से 24 12 मर्त में, यानी कि 12 तिरिका 36 इसका आंसर आने वाला है। तो आप लोग ऑप्शन क्या देख रहे हैं, सी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, 36। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है, बड़ी संख्या क्या होगा। आप लोगों को देखिए रेशियो का प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है आसानी से वो बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, दो संख्या का अनुपात दिया है यहाँ पे 3:5 और इनका योग यानी कि अंकों में दे दिया है 64।
तो यहाँ पे देखिएगा 3 और एक संख्या मान लीजिए पहला, यानी कि ये छोटी संख्या आप लोगों को दिख रहा है और यहाँ पे रेशियो में बड़ी संख्या दिख रहा है ना 5, और यहाँ पे 3। तो इन दोनों का योग किया है, कितना जोड़ देंगे, योग करके आप लोगों को बताया है कि 64 आ रहा है। तो 3 और 8 ऐड कीजिएगा, 5 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप बताइएगा सर। 8 होता है। 8 का वैल्यू यहाँ पे अंक में दिया है क्या, 64। आप लोग अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 8 से कितना मर्त में जाएगा, 8 मर्त में, तभी तो 1 का वैल्यू निकल गया। तो 1 का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं 8। ओके, तो आप लोग से पूछा क्या है क्वेश्चन में, पढ़िएगा, बड़ी संख्या बताना है। तो आप लोगों को रेशियो में बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा 5 दिख रहा है। तो आप लोगों का 5 का वैल्यू निकाल देना है। तो सेकेंड बड़ी संख्या है तो सेकेंड का वैल्यू निकाल रहे हैं 5, और 1 का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 से गुणा कर देंगे तो 5 8 40। शॉर्ट मेथड का यूज कीजिएगा, इसमें ज़्यादा लिखने का झंझट मत रखिएगा। तो आप लोगों को आंसर निकल के आ चुका है 40। ओके, जो कि ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा सी में दिख रहा है। आगे चलते हैं। अब आगे प्रश्न है 24 नंबर, क्या बोल रहा है इसको देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है और उस पर 20% छूट है, विक्रय मूल्य क्या होगा। डिस्काउंट का प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा जल्दी से। क्या होने वाला है इसका आंसर, देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं डिस्काउंट के प्रश्नों को। इसके पीछे यानी कि 3 मॉडल टेस्ट पेपर कराए हैं, तो उसमें भी ऐसे प्रश्नों को हम सम्मिलित किए, तो आप लोग उसको अगर देखे होंगे तो इसे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड का यूज करके बताए थे, बिना फार्मूला के भी आप लोग याद इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हम लिख रहे हैं 1200। ओके, और डिस्काउंट दिया है कितना छूट, डिस्काउंट को डी से डिनोट कर दीजिए 20%। आप लोगों को से पूछा है विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यही आप लोगों को निकालना है। हम लिख दिए क्वेश्चन को फिर से कि कैसे इसके बाद सॉल्व करते हैं, समझाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब देखते हैं सीपी निकालने के लिए, एसपी निकालने के लिए सॉरी। देखिए कभी भी डिस्काउंट आप लोग से पूछे, यानी कि डिस्काउंट निकालना हो, तो आप लोग कभी भी मार्क प्राइस पे ही इसको कीजिएगा। तो सबसे पहले 20% का छूट दे रहा है, तो कितना होगा, 100% मान लीजिए रेट होगा, तो 20% 100 में से अगर आप लोगों का घटाएगा तो कितना आप लोगों का बचेगा, तो आप लोग कहिएगा 80% आप यहाँ से अब निकाल दीजिए, वही होने वाला है आप लोगों का एसपी। तो चलिए निकालते हैं। 1200 का आप लोग कितना परसेंट निकाल दीजिएगा। अब कोई भी मान लीजिए वस्तु 100% ही होता है ना, तो उसमें आप लोगों को 20% छूट देना है, तो 20% माइनस कर दीजिएगा तो बच कितना गया 80। और अब 80 का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि 80% को चेंज कर दीजिएगा तो आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो 1200 का 80% निकाल दीजिए, नॉर्मली सा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अब गुणा कर दीजिए 12 से 80 में, तो 12 आठे कितना होता है 96। तो 960 इसका क्या निकल कर आ गया, एसपी, जो कि विक्रय मूल्य इसी को बोलते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा क्या 960, जो कि ऑप्शन किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो इसका बी इसका सही आंसर होने वाला है। ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा बिना फार्मूला के, हम ऐसे ही सॉल्व कराएंगे, क्योंकि फार्मूला आप लोगों को याद नहीं करा सकते इसमें। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहते हैं बताइए। 26 का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से कि क्या होगा। तो सीपीयू का मस्तिष्क कहते हैं एल यू को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। अब इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं कंप्यूटर का प्रश्न। अब इसके बाद मैथ भी आएगा तो उसे देख लेंगे। 27 देखते हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल सी का प्रयोग किस लिए होता है बताइए।
शॉर्टकट की है जो कि इम्पोर्टेंट ही होता है, कंप्यूटर का कोई भी एग्ज़ाम दे उसमें तो शॉर्टकट की पूछता ही पूछता है। जल्दी से आप लोग बताइए 27 का कि क्या आंसर होने वाला है सही। तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल सी होता है किसके लिए, तो आप लोग कहिएगा कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल सी का यूज। तो आप लोग कट के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं ये आप लोगों को बता दें। तो देखिएगा आप लोग इसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल एक्स। ओके, आप लोग कट से यानी कि कैंची का निशान आप लोग समझकर इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। पेस्ट को शॉर्टकट की क्या होता है पेस्ट के लिए, तो आप लोग बताइएगा कंट्रोल प्लस एक सेकेंड भी। ठीक है, तो यही होने वाला है, एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी अंडों का आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। अब 28 देखते हैं, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। बताइए आप लोग 28 का क्या आंसर होने वाला है, ऑप्शन को पढ़ के आंसर दीजिए। तो देखिए ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, उसका नाम है SMTP। क्या, ऑप्शन बी आप लोग बताइएगा SMTP इसका सही आंसर होने वाला है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अब 29 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई। ये योजना से प्रश्न है, तो आप लोग बताइएगा भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो देखिएगा इसका शुरुआत हुआ था कब, 2015 में। तो ऑप्शन बी आप लोग इसका आंसर देने वाले हैं सही। आगे चलते हैं, अब 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, बाइनरी संख्या पद्धति किस पर आधारित होता है, यानी कि किस पर आधारित है आप लोगों को बताना है। तो बाइनरी नंबर आप लोगों को बता देना है, यानी कि क्या होगा 1 से 0। तो आप लोग ऑप्शन इसका बी करेक्ट कीजिएगा, 30 का बी सही होने वाला है। बाइनरी नंबर भी आप लोग जानते होंगे। देखते हैं अब 31, जीविका योजना किसके अंतर्गत आती है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। 31 का क्या होगा सही आंसर, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है क्या, DNRLM, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आता है जीविका योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप लोग इसका बी आंसर दिए होंगे जो कि 100% सही होने वाला है। जितने भी भाई यहाँ तक ले वीडियो देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि 50 प्रश्न देखने में बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। बाकी जितने भी भाई देख रहे हैं उनको तो धन्यवाद कहेंगे। आप लोग पूरा 50 क्वेश्चन देख कर जाइएगा और अपना आंसर भी देते होंगे और इसे प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा। बाकी अपना सिलेबस करते रहिए, जीविका यानी कि बिहार जीविका से जो सिलेबस है उसको कीजिएगा, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। बाकी इसे तो प्रैक्टिस के तौर पे आप लोग देख रहे हैं कि कितना आप लोग की तैयारी है। देखते हैं 32 नंबर। अब यहाँ से तो ये जीविका से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज। तो देखिएगा SHG में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं आप लोगों को बताना है, यानी कि SHG का फुल फॉर्म भी बता दें, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। यही आप लोगों को इसमें बताना है कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होता है। दीजिएगा 32 का आंसर क्या होगा, तो इसका होने वाला है 10। सबसे न्यूनतम संख्या होती है 10, तो आप लोग ऑप्शन सी इसका करेक्ट कीजिएगा। चलते हैं 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, पंचसूत्र में कौन शामिल नहीं है। बताइए जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से दीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है क्या, पंचसूत्र में शामिल नहीं होता है क्या, नियमित खेती। आप लोग ऑप्शन डी इसका करेक्ट कीजिएगा, नियमित खेती याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। 34 नंबर प्रश्न है, बिहार जीविका की शुरुआत कब हुई बताना है आप लोगों को। 2005 में कि 2006 में कि 2007 में या 2008 में। जल्दी से बताइएगा कि 2005 होगा कि 2006 होगा कि 2007 होगा कि 2008 होगा। ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे और आप लोग अपना आंसर भी देते होंगे कि बिहार जीविका की शुरुआत कब हुआ था।
तो देखिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 2006 में बिहार जीविका की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अब आगे, अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। CLF का पूरा नाम बताइए, यानी कि फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है CLF का। जल्दी से दीजिएगा 35 का क्या आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। आप लोग बी इसका सही आंसर दीजिएगा, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। आगे चलते हैं अब, इससे जल्दी जल्दी हम आप लोगों को बस आंसर डायरेक्टली बताकर ख़त्म करते हैं। बाकी जो समझने वाला होगा मैथ रीजनिंग उसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, बताइए। CO2 या CH4 या O2 या N2O। जल्दी से बताइए कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होने वाला है, O2 नहीं होगा ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन आप लोग सी इसका करेक्ट कीजिएगा। गला थोड़ा बैठ रहा है तो आप लोग आवाज़ को सुनते रहिए, जैसे भी सुनाई दे रहा होगा। देखते हैं अब 37 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि 45 भागे 0.5 बराबर क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। भागे और यहाँ पे 0.5 को चेंज कर दीजिएगा, यानी कि 0.5 क्या होता है, एक हाफ ही होता है। चाहे आप लोग ऐसे लिख लीजिए 0, यानी कि पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अंक है तो एक 0 बैठा देंगे। इसको भी आप लोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 होगा ना। और जब भी भाग को चेंज करते हैं तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होने वाला है 1 और 2, यानी कि 1/2। नीचे 2 है तो ऊपर चला जाएगा। तो आप लोग कहिएगा 45 दूना का 90 आंसर आ जाएगा। आप लोग ऑप्शन इसका ए करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं अब 38 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ से अब जीके स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग दीजिएगा आंसर क्या है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, जल्दी से आप लोग दीजिएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन को रीड कीजिए और आंसर बताइएगा। आप लोगों का आंसर आ रहा होगा, क्या है इसका सही आंसर। तो आप लोग कहिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे प्रथम उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं अब, अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। बिहार में कुटुंबकम योजना किससे जुड़ी है, बताइए। जल्दी से आप लोग ऑप्शन को पढ़ के आंसर दीजिएगा। 39 का क्या सही आंसर होने वाला है, बताइए। कुटुंब योजना किससे संबंधित था, स्वास्थ्य से था या शिक्षा से कि रोजगार से कि बीमा से। जल्दी से 39 का आंसर दीजिएगा। तो देखिए कुटुंब योजना था रोजगार से जुड़ी हुई, तो ऑप्शन आप लोग सी इसका दीजिएगा सही आंसर। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 40 नंबर प्रश्न बताना है √1225 का आंसर, यानी कि इसके बराबर क्या होगा। तो आप लोगों को वर्गमूल निकालने आता होगा या स्क्वायर आप लोग डायरेक्ट याद किए होंगे, तो ऑप्शन को देखकर उसका स्क्वायर भी करके आंसर ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता दें आप लोगों को कि इसका आंसर होने वाला है क्या 35। 35 का स्क्वायर आप लोग कीजिएगा तो 1225 होता है। बाकी 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 होता है। यहाँ पे 35 का तो आंसर ही होने वाला है। 300 का 30 का क्या होने वाला है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900 हो जाएगा। और 25 का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625। समझ में आ चुका। चलिए बाकी आप लोग तो स्क्वायर याद करना ही होगा, 40 तक ले याद कर लीजिए, ना तो नॉर्मली 30 तक ले, बाकी वर्गमूल निकालना आता ही होगा। देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बताइए आप लोग। डैम कौन सा सबसे बड़ा है भारत में। तो आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों 41 नंबर का आंसर होने वाला है हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो आप लोग ऑप्शन ए इसका करेक्ट कीजिएगा, जो कि महानदी उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। आप लोग ऑप्शन इसका ए करेक्ट कीजिएगा।
42 नंबर अब नहीं है, सॉरी इसमें मिसिंग हो गया है, यानी कि 43। अब देखते हैं क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? बताइए जल्दी से, इसका क्या आंसर होने वाला है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी, यही आप लोगों को बताना है। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1998 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होने वाला है। ये नाबार्ड के तहत ही एक योजना चलाई गई थी, तो आप लोग इसे भी समझ लीजिएगा। अब देखते हैं 44 नंबर प्रश्न क्या है। रीजनिंग का प्रश्न फिर से आ चुका है, तो इसे सॉल्व कीजिए। सीरीज है यानी कि वार्ड की जगह पे इसमें भी बताना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा लिख दे। 5, 10, 20, 40 और वार्ड। अब यहाँ इसको सॉल्व कीजिएगा कि कैसे इसका आंसर आएगा। आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जोड़ कर देखना होता है कि क्या जोड़े कि बन जाए आंसर, या चाहे गुणा भी कर सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है क्या कि 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 को, तो 10 बन जाएगा, बन गया। और 10 में क्या करें कि 20 बन जाए, तो आप लोग इसमें भी बताइएगा कि 2 से कर दीजिए गुणा। 20 में क्या गुणा करें, यहाँ पे भी 20 में 2 गुणा करेंगे तो 40 बन गया। यानी कि सब में क्या कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे। इसमें भी 40 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा 80। ऑप्शन को देख लीजिए और आंसर दे दीजिए कि ऑप्शन सी आप लोग आंसर दे दीजिएगा। चलते हैं अब 45 नंबर प्रश्न, इसको पढ़िएगा। क्या है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइए जल्दी से बताइएगा। नेहरू जी ने कहे थे कि पटेल जी, कि सुभाष चंद्र बोस, कि रविंद्रनाथ टैगोर? 45 का आंसर दीजिएगा आप लोग कि क्या होगा। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे, तो ऑप्शन आप लोग सी इसका करेक्ट कीजिएगा। अब देखते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम बताना है। सोना होगा कि एल्युमिनियम है कि लोहा है कि तांबा है? जल्दी से बताइएगा कि अब पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल का नाम। तो एल्युमिनियम है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा आंसर। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न, ये मैथ का फिर से प्रश्न आ चुका है। क्या है, पढ़ते हैं, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे से पहले। सॉल्व करते हैं। यदि 12 आदमी 24 दिन में काम करते हैं, तो 24 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों इसको बता दें कि ए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लीजिए। MDH भी बोलते हैं, कितने लोग इसको MDH फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कीजिएगा। यानी कि MDH हो गया मैन, और D का मतलब हो गया डे, और H का मतलब हो गया इसको हावर, ठीक है। बराबर में MDH इसको भी बोल देते हैं, MDH 1 लगा दीजिएगा ताकि अलग अलग हो सके। तो आप लोग मैन कितना है यहाँ पे देख लीजिए 12, तो आप लोग बताइएगा 12। डे कितना है आप लोग कहिएगा, इसमें तो 24 दिन दिया है तो 24 दिन लिख दें। हावर यानी कि घंटा तो दिया ही नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी आप लोग आगे देखिए क्या दिया है, 24 आदमी, यहाँ पे 24 आदमी दिया है, यानी कि M1 के जगह पे आप लोग 24 लिख दीजिएगा। बाकी पूछा क्या है, वह काम कितने दिनों में करेगा, तो दिन का यानी कि डे का बता देना है आप लोगों को। तो डे 1 का आप लोग आंसर निकाल दीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए, 24 से 24 यहाँ पे कट जाएगा, तो डी यानी कि दिन की संख्या कितना आ गया, 12 दिन। आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा इसको, तो आप लोगों का आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर कितना निकल कर आ गया, 12, जो कि आप लोगों को बी में दिख रहा है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा इसका 12 आंसर, ठीक है। समझ में आ चुका होगा 47 का। अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा। RTGS में न्यूनतम लेन देन राशि क्या है? बताइए। RTGS का फुल फॉर्म बता दें, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो इसी का न्यूनतम लेन देन आप लोगों को बताना है। बताइए जल्दी से, 50,000 होता है कि 1 लाख कि 2 लाख कि 5 लाख? तो RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में
आप लोगों का 2 लाख लेन देन राशि होता है, न्यूनतम है। तो आप लोग ऑप्शन सी इसका सही कीजिएगा। चलिए और 2 प्रश्न बचा है, इसको सॉल्व करके आप लोग देखते हैं क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने जलवाया था, यानी कि किस शासक ने ध्वंस करवाया था, आप लोगों को बताना है। बताइए, बख्तियार खिलजी ने, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कि औरंगजेब ने, कि अकबर ने। तो देखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को तो बनवाए थे क्या, कुमारगुप्त ने, और ध्वंस किए थे क्या, बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था। ये भी मेरे बात को गौर से सुनकर याद रखिएगा, ठीक है। ये समझ में आ चुका होगा कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, जो कि नीचे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने कुतुबुद्दीन एक मीनार की स्थापना करवाया था, उसी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इसका आंसर सही क्या है। अब आखिरी प्रश्न पे पहुंच चुके हैं बहुत ही समय के बाद। 50 नंबर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, या कौन सा अनुच्छेद है पंचायती राज का। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए, 243 से संबंधित अनुच्छेद है पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होने वाला है, आप लोग बताइएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो 50 क्वेश्चन पूरा आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग कितना 50 में आप लोग प्रश्न को सही किए हैं, कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन बीच में जो पूछे हैं उसका भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पूरा 50 प्रश्न का ये मॉडल प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब के लिए बोल रहे हैं, तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी शेयर से भी आप लोग अपने दोस्तों को हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह अब मॉडल टेस्ट पेपर 5 में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही अपने सिलेबस के साथ पढ़ते रहिए और इसे प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। जय हिंद।